हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है पीजीएमएन यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे हमारा बायो का चैप्टर दैट इज वेरिएशंस एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो हमने इस चैप्टर के मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अभी हमें हमारे लास्ट वाले पॉइंट पे जो है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सो आइए देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर में आपको हमारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस में क्यों कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से डिसीज है, इन सभी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर में हमारे पास देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है इसमें हमारे पास दो डिसऑर्डर्स है। एक है हमारा फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड सेकंड है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अभी देखिए, एक है मेंडेलियन एंड एक है क्रोमोसोम। इनके वर्ड पे से हमें समझना है कि इस डिसऑर्डर में या इस डिसीज में क्या होने वाला है। तो देखिए, जो फर्स्ट वाला हमारा वो है हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन यहाँ पे नाम आ रहा है हमारे महाशय मेंडल का, तो देखिए ये जरूर कुछ ट्विस्ट वाला होगा। और एक है हमारा क्रोमोसोम यानी कुछ ना कुछ क्रोमोसोम में अगर गड़बड़ है सो ये डिसीज है हमारा क्रोमोसोम डिसऑर्डर का। सो अभी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ कि ये डिसीज कौन कौन से है। सो फर्स्ट है हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर। अभी देखिए, जो जितने भी आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर रहेंगे या फिर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स मेंडेलियन कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं, इन डिसऑर्डर में क्या होने वाला है, यहाँ पे कोई ना कोई अल्टरेशन होगा या म्यूटेशन होगा जीन्स में। ओके, अभी देखिए अल्टरेशन और म्यूटेशन हमने देखा था। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन ये कोई भी एक सडन चेंज है जो जेनेटिक्स में हो सकता है। ओके, ये कोई भी डिफाइन नहीं है या फिर ये कोई भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कोई भी अनप्रेडिक्टेबल चेंज अगर जीन्स में हो रहा है सो उसे कहते हैं म्यूटेशन। सो जो भी जेनेटिक डिसीज मेंडेलियन डिसऑर्डर की कैटेगरी में आती है, ये डिसीज किस चीजों से एसोसिएटेड होती है? फर्स्ट, अगर वहां पे कोई अल्टरेशन है जीन में, ओके, अल्टरेशन इन जीन्स, और अगर वहां पे कहीं म्यूटेशन है, ओके, अल्टरेशन एंड म्यूटेशन इन द जीन्स, ये दो रीजंस है हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर के। अभी देखते हैं एग्जांपल्स क्या है। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर में एग्जांपल है हमारे थैलेसीमिया। ओके, अभी हम सिर्फ एक रीड आउट कर लेते हैं कौन कौन से डिसीज है, बाद में हमें इन सभी डिसीज को डिटेल में भी स्टडी करना है। ओके, सो फर्स्ट है हमारा थैलेसीमिया, देन सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया। ओके, इसमें से हमने जो ये नीचे वाले ये सभी बस थैलेसीमिया को छोड़कर ये जो डिसीज है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। सो इसके डिटेल के लिए प्रीवियस वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं इस कैटेगरी में से थैलेसीमिया डिसीज को। ओके, कि थैलेसीमिया क्या है, क्यों है, कैसा है, इसको ट्रीट करते हैं, कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर सके, हर एक चीज हम इस डिसीज के बारे में आज के लेक्चर में देखेंगे। देन एक और है जेनेटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी जिसे कहा जाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ओके, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अभी देखिए, क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम एक काफी इंपॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट होता है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी में के या फिर हमारे प्रीवियस जो एंसेस्टर है या हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके जीन्स को हम तक लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो होता है हमारा क्रोमोसोम। ओके, अभी देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या हो सकता है। ओके, अभी देखिए जैसे हमने देखा था कि ह्यूमंस में क्रोमोसोम कितने होते हैं बच्चों? यस, कितने होते हैं क्रोमोसोम हमारे पास? यस, वी हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम? मुझे कमेंट करके बताइए। सो ह्यूमंस में फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम में दो टाइप्स होते हैं, एलोसोम्स एंड ऑटोसोम्स। एलोसोम का मतलब होता है सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम का मतलब होता है अदर देन सेक्स क्रोमोसोम। सो जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास एलोसोम्स। ओके, सो सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं हमारे पास? जस्ट वन पेयर यानी कितने होते हैं? दो क्रोमोसोम। ओके, एंड प्लस इसी के साथ क्या होता है हमारे पास? ऑटोसोम्स यानी सब जो अदर देन है। ओके, ऑटोसोम्स होते हैं। अभी ऑटोसोम्स कितने हैं हमारे पास? वी हैव ऑटोसोम इन 22 पेयर्स, विच मीन्स इसका डबल कर दो 44 क्रोमोसोम। सो ऐसे हमारे पास टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। बट अब ये जो केस है ना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर में क्या होता है? इस डिसऑर्डर में ये जो हमारा नॉर्मल पेयरिंग है क्रोमोसोम्स की एलोसोम्स की, इनका जो नंबर है इसमें गड़बड़ी हो जाती है। कैसे?
अभी जब भी नंबर में गड़बड़ी होती है तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं। आइदर ये हो सकता है कि वो नंबर बढ़ गया है, इसका मतलब वहां एडिशन हो गई है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस नंबर में कुछ माइनस हो गया है या फिर डिलीशन हो गया है। सो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होने वाला है, जो हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम के पेयर्स है जो होते हैं हमारे 23 पेयर्स, इसका मतलब 23 जोड़ियां होती है हमारे पास क्रोमोसोम की, और अगर इस क्रोमोसोम के पेयर में कुछ माइनस या प्लस होता है, इसका मतलब क्या होता है, यस इसका मतलब होता है ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ओके, ये होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जिसमें एक तो हो सकता है कि आपके नॉर्मल क्रोमोसोम प्लस हो जा रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा कोई ऐड हो रहा है, या फिर जो नॉर्मल नंबर है उसमें से कोई माइनस हो रहा है। ये दो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं इन आवर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसे हम ऑब्वियसली डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। सो कौन कौन से एग्जांपल आते हैं इसमें, एक है डाउन सिंड्रोम, ओके, एक है टर्नर सिंड्रोम और एक है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। ये तीनों भी सिंड्रोम आपको आपके सिलेबस में दिए गए हैं जिसे आपको स्टडी करना है। तीनों भी सिंड्रोम काफी इंटरेस्टिंग है स्टडी करने के लिए। सो आइए जानते हैं इनके बारे में। अभी देखिए हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे थैलासेमिया से, जो था एक मेंडेलियन डिसऑर्डर। ओके, मेंडेलियन डिसऑर्डर यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है या अल्टरेशन हो रहा है। ओके, सो थैलासेमिया, अभी देखिए क्या है थैलासेमिया। थैलासेमिया ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है क्या डिसऑर्डर, नहीं है, नो इट इज नॉट रिलेटेड विद सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम से अगर ये रिलेटेड नहीं है, सो अदर देन सेक्स क्रोमोसोम हमारे पास जो क्रोमोसोम बचते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोजोम्स। ऑटो याद रखिए, ऑटोजोम्स। सो ये डिसीज कैसा है, इट इज ऑटोजोमल इनहेरिटेड रेसेसिव डिसीज। ओके, ये एक ऑटोजोमल क्रोमोसोम के साथ रिलेटेड डिसीज होता है। अभी देखिए इसमें क्या है, अभी आपने एक वर्ड सुना होगा हीमोग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन जिसे नॉर्मली HB इस शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हमारे एक ब्लड में पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना थ्रू आउट आवर बॉडी। अभी हीमोग्लोबिन काफी इंपॉर्टेंट है बॉडी में, ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे ऑक्सीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस हीमोग्लोबिन में अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो ये कुछ ना कुछ इफेक्ट क्रिएट करता है बॉडी पर। अभी देखिए जो थैलासेमिया डिसीज है, इस डिसीज में क्या होने वाला है इसे जेनेटिकली हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए ये आपके पास एक डायग्राम है जिसमें हमने रिप्रेजेंट किया है एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। क्या है ये मॉलिक्यूल, अभी देखिए आप देख पा रहे होंगे इसमें हमें 4 कलर दिख रहे हैं। ओके, 4 कलर कौन कौन से हैं, ये है रेड, ये है पिंक, ये है पर्पल और ये है ग्रीन। इसका मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल बना होता है 4 अलग अलग पेप्टाइड के चेन से, पॉलीपेप्टाइड के चेन से। ओके, कितने चेन होते हैं एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में, 4। ओके, अब ये 4 कैसे है, उसमें होते हैं 2 अल्फा और 2 होते हैं बीटा। ठीक है, अब ये देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है अल्फा चेन फर्स्ट वाला, और इधर वाला जो पार्ट है ये भी एक अल्फा चेन है, मतलब अपोजिट में प्रेजेंट है। ये है बीटा चेन, उधर वाला भी है बीटा चेन। सो इस तरह के 4 पॉलीपेप्टाइड के चेन एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। अभी देखिए इस डिसीज में जो चेंज, अल्टरेशन, जो म्यूटेशन आने वाला है वो इन चेन से ही रिलेटेड है। वो कैसा है, चलिए चलते हैं आगे की स्लाइड में। ओके, अभी देखिए सिंथेसिस। सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है, कुछ बनाना, कुछ प्रिपेयर करना। ओके, कुछ बनाना, इसे कहते हैं सिंथेसिस। अभी जैसे हमने देखा हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में थे 4 चेन। ओके, मैं एक मेरी खूबसूरत सी ड्राइंग बना देती हूं। आप कंसीडर कीजिए कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है जिसमें 4 अलग अलग प्रकार के चेन्स प्रेजेंट है पॉलीपेप्टाइड के। ठीक है, सो ये है अल्फा, ये भी है अल्फा, एंड लेट्स टेक ये है बीटा और ये भी है बीटा। अब इस डिसीज में क्या हो रहा है एक्चुअली, तो यहाँ पे सिंथेसिस जो है हमारा, सिंथेसिस ऑफ व्हाट, सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन। अल्फा चेन के सिंथेसिस में कोई कोई गड़बड़ी होने वाली है, या फिर जो हमारा बीटा है, बीटा चेन, इसके सिंथेसिस में कोई गड़बड़ी होने वाली है। ठीक है, मतलब आ जाके पॉइंट कहाँ आ रहा है
कि इन चेन के सिंथेसिस में यानी इनके मैन्युफैक्चर में ही कोई ना कोई मिस्टेक, प्रॉब्लम, अल्ट्रेशन, म्यूटेशन होने वाला है और वहां पे आने वाली है कंडीशन जिसे कहा जाता है थैलेसेमिया। अभी देखिए डिसीज में या फिर इस सिंथेसिस में रुकावट कहाँ आ रही है, क्यों आ रही है और कैसे आ रही है। सो देखिए हम फर्स्ट केस देखते हैं, जो हमारा अल्फा चेन है ना बच्चों, ये अल्फा चेन। सो अल्फा चेन के सिंथेसिस के लिए या फिर इसको कंट्रोल करने वाला जीन जो होता है वो होता है HbA1 एंड HbA2। ये दो जीन्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन को कंट्रोल करने के लिए। अब इसे कैसे याद रखना है, आइए एक ट्रिक के साथ देखते हैं। अभी देखिए अल्फा यानी होता है ए, जैसा हमारा ABCD है ना, वैसे ही ये है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, सो जब बात आ रही है हमारे अल्फा चेन के सिंथेसिस के बारे में, सो जो जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो अल्फा का हो गया हमारा ए। और हीमोग्लोबिन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने पहले बताया, वी रिप्रेजेंट इट बाय HB। सो अगर हमें इसके जीन को रिप्रेजेंट करना है, सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, HbA1, ये है H, ये है B, A को कर देंगे हम कैपिटल। ठीक है, फॉर रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो अल्फा के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है या फिर जो जीन कंट्रोल करता है अल्फा चेन के सिंथेसिस को, वो जीन है हमारा HB। अल्फा चेन, सो अल्फा के लिए क्या आएगा, अल्फा फॉर A फॉर अल्फा। सो लीजिए यहाँ पे हमारा A। ओके, अभी जो A वाला है इसके लिए हमारे पास दो जीन्स है, सो HbA1 एंड अनदर सेम रहेगा, बस ये वन के वहां पे रिप्लेस हो जाएगी 2 से, HbA2। ओके, सो ये क्या है, ये दोनों जीन्स है जो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 16 पर। क्रोमोसोम नंबर 16 पर प्रेजेंट होते हैं और इनका काम क्या है बच्चों, यस, HbA1, HbA2। A is for अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा एक चेन है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, गले में, नो, अल्फा कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में। सो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में जो हमारा अल्फा चेन प्रेजेंट है, उस अल्फा चेन के सिंथेसिस को कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो जीन है ये HbA और HbA2। ठीक है, अल्फा भाई, अल्फा के सिंथेसिस के लिए जो जीन इंपॉर्टेंट है वो है HbA1 एंड HbA2। इनका लोकेशन क्या है, ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं हमारे क्रोमोसोम नंबर 16 पर। ओके, इस जो पॉइंट है ना, जो इसको अच्छे से याद रखो, इस पे काफी कुछ क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ओके, सो क्रोमोसोम नंबर 16 जो होता है वहां पे क्या प्रेजेंट है, जीन्स HbA1 एंड 2। सो अभी आगे बढ़ते हैं हम बीटा चेन की तरफ। सो अभी आइए हम बात करेंगे बीटा चेन के बारे में। अभी देखिए बीटा चेन का जो सिंथेसिस होता है इसे कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही जीन प्रेजेंट है, जैसे अल्फा के लिए दो थे, ओके, A1, A2। अनफॉर्चुनेटली बीटा के लिए सिर्फ एक ही जीन प्रेजेंट है एंड विच इज रिप्रेजेंटेड एज, देखिए, हीमोग्लोबिन का HB और यहाँ है बीटा। सो बीटा माने B, सो बीटा HBB। सो कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है हमारे सेकेंड वाले बीटा चेन के सिंथेसिस के लिए, सो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा HB, ये है हीमोग्लोबिन का, और इसके साथ आ जाता है बीटा का B। सो ये एक जीन बन गया है, ये है जीन जो सिंथेसाइज कंट्रोल करता है बीटा चेन का, और जो बीटा चेन प्रेजेंट होता है हमारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में। ओके, अभी देखिए इस हमारे जीन का लोकेशन क्या है। सो ये जीन हमारा प्रेजेंट होता है जीन नंबर 11। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 11 पे। ओके, और जो फर्स्ट वाला था A के लिए वो प्रेजेंट था हमारा बीटा, सॉरी वो था हमारा 16 पे, और जो बीटा वाला है ये है 11 पे। ओके, सो ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखना, A एंड B। A वाला जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, A वाला है 16 पे प्रेजेंट एंड जो B वाला है वो प्रेजेंट है 11 पे। सो इसे आप अच्छे से कोई ट्रिक बना के याद कर सकते हो अबाउट द लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि देखिए अभी आपका जो A है, मान लीजिए कि कोई लड़की का नाम है ऐसे एंड शी इज स्वीट 16। सो
उस ए वाले आंटी जी का एज है 16, सो दैट्स वाई ए कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, 16 नंबर के क्रोमोसोम पे। जो बीटा है बेचारा वो अकेला ही खड़ा है। ओके, बीटा के पास सिर्फ एक ही जीन है, इसलिए यहाँ पे दोनों भी बीबी हो गए। सो ये दोनों बीबी के लिए एक 1-1 कंसिडर कर लो। इसका मतलब इसकी चेन के लिए जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या है, क्रोमोसोम नंबर 11, 1-1 11। सो इस तरह की आप कुछ ट्रिक बना के याद रखिए जैसे आपको पसंद हो वैसे, ठीक है। सो अभी ये था हमारा अबाउट द डिसीज ऑफ थैलेसीमिया का जो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो था। अभी देखिए अल्फा और बीटा थैलेसीमिया। ओके, थैलेसीमिया जो है हमारा, इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है अल्फा और एक है बीटा, ठीक है। डिपेंडिंग कि ये अब किस चीज पे डिपेंड करेगा कि कौन सी चेन एक्चुअली डिफेक्टेड है। ओके, अल्फा चेन में खराबी है या बीटा चेन में खराबी है। अगर अल्फा चेन खराब है इसका मतलब जो थैलेसीमिया है वो थैलेसीमिया कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अल्फा थैलेसीमिया। एंड जो बी वाला थैलेसीमिया है उस बी वाले थैलेसीमिया में क्या होने वाला है, फिर जो हमारी बीटा चेन है इसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आने वाला है, ठीक है। तो काफी सिंपल है, अगर अल्फा में कोई प्रॉब्लम है देन अल्फा थैलेसीमिया, एंड अगर बीटा में कोई प्रॉब्लम है देन बीटा थैलेसीमिया। सो ये हो गए इसके दो टाइप्स। अभी देखिए डिलीशन और म्यूटेशन ही होने वाला है यहाँ पे, और ये डिसीज की कैटेगरी कौन सी है थैलेसीमिया की, ये है हमारी मेंडेलियन डिसऑर्डर। ओके, इट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। अभी देखिए चलो आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं इस डिसीज के बारे में। इसके सिम्टम क्या है, थैलेसीमिया काफी अजीब नाम है थैलेसीमिया, मतलब इसमें से हम तो लॉजिक ही नहीं लगा पा रहे कि इसमें क्या होने वाला है। सो देखिए अब थैलेसीमिया एक हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिसीज है और इसके कारण ब्लड में काफी अलग अलग सिम्टम्स दिखने वाले इस डिसीज के। अभी देखिए आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, यह है खून, ब्लड, लहू। सो देखिए ये जो है ये हमारा नॉर्मल इंसान है। ओके ओके, ये एक नॉर्मल है ह्यूमन, नॉर्मल यानी जिसको कोई भी थैलेसीमिया वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ये उसका ब्लड सैंपल है। अभी ब्लड में होता है आरबीसी। आरबीसी का क्या मतलब होता है, रेड ब्लड सेल, जो लाल कलर की हमारे ब्लड में सेल्स प्रेजेंट होती है वो वाली। सो यहाँ पे देखिए आप क्वांटिटी कितनी दिख रही है आपको रेड कलर के सेल्स की, यस काफी ज्यादा है क्योंकि ये क्या है, ये नॉर्मल केस है। अभी देखिए देखते हैं हम थैलेसीमिया पेशेंट के ब्लड का सैंपल। सो ये है थैलेसीमिया पेशेंट और इसका ये है ब्लड सैंपल। ये है थैलेसीमिया का एक पेशेंट और इसके ये ब्लड सैंपल में आप देख पा रहे होंगे, इसके कंपैरिजन में जो रेड कलर के सेल्स है वो काफी कम है। ओके, सो इस कंडीशन को कहते हैं हम एनीमिया। सो एनीमिया ये एक सिम्टम है हमारे थैलेसीमिया डिसीज का। ओके, थैलेसीमिया एक काफी बड़ा डिसऑर्डर है और ये सब हम उसके सिम्टम्स देख रहे हैं। ओके, और ये है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, जो हमारा रेड सेल का काउंट है वो कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन जो है वो भी कम हो जाता है। ओके, सो ये एक सिम्टम है, ये सिर्फ एक सिम्टम है जो पाया जाता है थैलेसीमिया के पेशेंट। अभी कुछ और सिम्टम है, जैसे कि देखिए पेल येलो स्किन, जो स्किन होती है उस पेशेंट की वो नॉर्मल नहीं दिखती। अभी जैसे देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में जो दिख रहे हैं दो हाथ, सो ये वाला जो हैंड है ये थोड़ा सा आपको येलोविश दिख रहा है। सो ये है हमारे थैलेसीमिया का पेशेंट। ओके, ये थैलेसीमिया के पेशेंट का हाथ है और ये एक नॉर्मल है। अभी ये जो बेचारे नॉर्मल है भाई साहब लग रहे हैं हाथ पर से तो। सो देखिए इनका जो हाथ है, इस हाथ का कलर देखिए और इस वाले हाथ का कलर देखिए, आपको शेड में चेंज नजर आ रहा होगा। ये नॉर्मल रेड दिख रहा है, क्यों रेड क्यों दिखता है, अगर आपके ब्लड में अच्छा अमाउंट है आरबीसी हीमोग्लोबिन का, देन आपके जो पाम होते हैं या फिर आपका जो फेशियल पोर्शन है या फिर आपकी ऑल ओवर द स्किन, ठीक है, पूरी जो स्किन होती है वो रेड कलर की दिखाई देती है, जैसे कि ये वाला हाथ। अभी इसके अपोजिट में जब कोई पेशेंट में एनीमिया का केस है, एनीमिया या फिर जिसके पास हीमोग्लोबिन आरबीसी की डेफिशिएंसी है, कम है, ओके, सो इस कंडीशन में उसके हाथ या फिर उसकी जो स्किन होती है उसका कलर रेडिश कलर से ऐसा येलोविश कलर हो जाता है। ओके, सो ये एक सिम्टम है जो रिप्रेजेंट करता है थैलेसीमिया को। ओके, एंड अभी देखिए थैलेसीमिया और ये है नॉर्मल, ये था हमारा एक सिम्टम जो प्रेजेंट होता है थैलेसीमिया में। अभी देखिए आगे और क्या क्या है।
ये है चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी। अभी जो आरबीसी होती है, ये आरबीसी का शेप आपने पढ़ा होगा। ओके, ये वाला जो पार्ट है ये नॉर्मल आरबीसी है, और ये वाला जो पार्ट है ये डिफेक्टेड आरबीसी है जो थैलेसीमिया के पेशेंट में दिखाई देती है। अभी आरबीसी का जो शेप होता है ये ऐसा होता है जैसे कि कोई, जैसे आपके शर्ट के बटन होते हैं ना, सर्कुलर एंड बीच में थोड़ा सा उसको कर्व होता है, कॉनकेव। सो उसी प्रकार का एक शेप होता है हमारे आरबीसीज को, अगर आरबीसीज आपकी हेल्दी है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको। ओके, डिस्क शेप, डिस्क के जैसा एक शेप है आरबीसीज का, और ये सब आरबीसी आपके बॉडी में यूनिफॉर्म शेप में होती है। मतलब अगर ऐसा नहीं कि आपने हाथ से सैंपल लिया तो वहां पे अलग शेप है, पैर से सैंपल लिया तो उस वाले ब्लड में आरबीसी का शेप अलग है, ऐसा हो सकता है क्या? नो। सो आरबीसी का शेप आपके बॉडी में थोरोली, पूरे बॉडी में जितने भी आरबीसीज है वो सब कांस्टेंट एक ही शेप के होंगे। बट अभी ट्विस्ट आएगा। अगर आपके पास थैलेसीमिया का पेशेंट है, देन उस पेशेंट के जो आरबीसीज है वो इस तरह के नॉर्मल नहीं होने वाले। नॉर्मल शेप के अलावा देखिए ये कैसा दिख रहा है आपको, जैसे गुलाब की पंखुड़ियां तोड़ के रखी है, ऐसे ही कुछ अलग अलग शेप है। यस, सो ऐसे अलग अलग शेप आएंगे नजर उनकी आरबीसीज में जिन्हें है थैलेसीमिया डिसऑर्डर। सो ये एक सिम्टम है हमारा चेंज इन साइज एंड शेप इन केस ऑफ थैलेसीमिया। अभी और कौन से सिम्टम है, चलिए देखते हैं। देखिए एक है और स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी ये जो है डिसीज का एक काफी एक वर्स्ट सिम्टम होता है जिसमें उस पेशेंट की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ स्लो हो जाती है। अभी देखिए जब भी कोई डिसीज या डिसऑर्डर कंसर्न करता है आपके हीमोग्लोबिन के साथ, सो वहां पे अल्टीमेटली चाहो या ना चाहो उसका इफेक्ट होने वाला है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, सो ये एक सिम्टम है कि इस डिसीज में जो पेशेंट होते हैं उनकी डेवलपमेंट, उनके बॉडी की जो उनके बॉडी का जो विकास होता है वो अच्छे से नहीं होता। ठीक है, उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उनका वेट नहीं बढ़ेगा, प्लस मेंटली भी वो उतने इंटेलिजेंस नहीं हो पाते जैसे नॉर्मल पीपल होते हैं। सो ये सब एक डिसऑर्डर्स के सिम्टम है। जैसे कि देखिए आप इस पेशेंट को, सो इसमें है स्लो ग्रोथ, इसकी हाइट कम है उसके एज के अकॉर्डिंग, एंड प्लस इसकी हाइट भी कम है, और डेवलपमेंट जो होता है मीन्स बाय इंटेलिजेंस वगैरह, प्लस जो बॉडी का स्ट्रेंथ है, वो सभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो पॉइंट्स होते हैं ये इन पेशेंट में काफ़ी वीक नज़र आते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पेशेंट्स। अभी देखिए और कौन कौन से हैं। यस, एक और इसमें सिम्टम है जो है डार्क यूरिन सुसु। सो अभी देखिए इस पार्ट में क्या होता है। अभी देखिए ये यहाँ पे दो सैंपल नजर आ रहे हैं आपको, ये है यूरिन सैंपल्स। यूरिन सैंपल्स में ये वाला जो है ना फेंट, इट इज नॉर्मल। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल है देन उसके यूरिन का जो कलर होता है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा आपको। और अगर उस व्यक्ति को थैलेसीमिया डिसीज है देन उसका यूरिन का जो कलर है वो भी डार्क हो जाता है और वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको। ठीक है, एक लाइट ऑरेंज शेड में। एक्चुअली कैसा होना चाहिए, पेल येलो शेप में होना चाहिए, बट वो यहाँ पे कैसा हो जा रहा है, इस प्रकार का हो रहा है, एक लाइट ऑरेंज शेड में आ रहा है। सो ये एक सिम्टम है जो नजर आता है थैलेसीमिया के पेशेंट में। इसका नाम आपको बुक में कुछ इसी तरह दिखेगा, दैट इज डार्क यूरिन। ओके, सो ये भी एक सिम्टम है हमारे थैलेसीमिया डिसीज में जो एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अभी चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से सिम्टम्स है। ओके, इतने ही थे। अभी देखिए जो हमने सिकल सेल एनीमिया एक डिसीज देखा था लास्ट वाले कुछ वीडियोस में, तो सिकल सेल एनीमिया और इस थैलेसीमिया में क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या इनमें डिफरेंसेस है। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिकल सेल था इसमें क्या हो रहा था, आरबीसीज, नंबर ऑफ आरबीसीज तो सेम रह रहे थे। ओके, नंबर ऑफ आरबीसी में कोई चेंज नहीं हो रहा था, बस उनका शेप चेंज हो रहा था। ये कंडीशन है सिकल सेल एनीमिया की। ओके, ये है सिकल सेल। और जो थैलेसीमिया है हमारा, इस थैलेसीमिया में क्या है, जो भी आरबीसीज का शेप है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ओके, नो डाउट, बट वो इस प्रकार का सिकल जैसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। सो मेन जो डिफरेंस है थैलेसीमिया और सिकल सेल में कि यहाँ पे जो शेप है वो इतना भी ड्रास्टिक चेंज नहीं हो रहा। एंड प्लस अगर थैलेसीमिया की बात की जाए तो थैलेसीमिया में क्या हो रहा है, ये क्वालिटेटिव डिसीज है। मतलब यहाँ पे जितने भी आरबीसीज प्रोड्यूस होने वाले हैं ना वो नॉर्मल क्वालिटी को मैच करती है और ना ही वो नॉर्मल क्वांटिटी को मैच करती है।
बट सिकल सेल एनीमिया में ठीक है, चलो उनकी क्वालिटी में मतलब उनकी शेप में चेंज हो रहा है, बट उनका जो सिंथेसिस है वो सिंथेसिस वैसे ही है जैसे नॉर्मल होता है, उतने ही अमाउंट में है। सो ये एक डिफरेंस है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया में। अभी देखिए कुछ और देखते हैं इस डिसीज के बारे में। ओके, सो मेन डिफरेंस क्या हो रहा है इन दोनों डिसीज में, दैट कि आरबीसी का शेप यहाँ सिकल है यानी इस प्रकार का चेंज हो रहा है, बट यहाँ हो रहा है क्या वैसा नहीं हो रहा। सो इन थैलेसेमिया यहाँ पे ठीक है थोड़ा सा माइन्यूट सा शेप में चेंज आता है, बट वो इतना सिकल नहीं हो रहा है। ओके, ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों डिसीज में। अभी देखिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमने क्या देखा था, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हमारा जो सेकेंड टाइप था दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो उसमें एक है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को एक और नाम है, उसे कहते हैं 21st ट्राइसोमी। डाउन सिंड्रोम को क्या कहते हैं, एक और इसका नाम है 21st ट्राइसोमी। अभी ये जो वर्ड है ना बच्चों ट्राइसोमी, आपको आगे जाके काफी कंफ्यूज करने वाला है। सो देखिए ट्राइसोमी और ये जो है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म करके याद रख लेते हैं। सो ट्राइसोमी का लेना है आपको टी, डाउन सिंड्रोम का लेना है डी। अभी dt को हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं डेट का। डेट होती है ना DATE वाली डेट, तारीख पे तारीख वाली। सो डाउन सिंड्रोम एंड दिस इज ट्राइसोमी। सो डेट क्या है 21st। डेट क्या है 21st। इसे इस ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं आप कि 21st डेट है, D फॉर डाउन एंड T इज फॉर ट्राइसोमी। सो डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज 21st ट्राइसोमी। ठीक है, अभी आपको आगे भी और कुछ डिसीज है, और आगे जितने भी हम डिसीज पढ़ेंगे फिर उसके बाद कंफ्यूजन प्रोड्यूस होता है डिसीजेस के नाम के बारे में, उनके अल्टरनेटिव नाम के बारे में, उनके सिनोनिम्स के बारे में। सो इसलिए इसे अच्छे से रिमाइंड। ओके, क्या है 21st डेट है 21st, जिस दिन है बर्थडे, कुछ ऐसा होगा, कोई होगा जिसका बर्थडे हो सकता है 21st पे। सो 21st डेट DT, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखो। सो DT ये है ट्राइसोमी जिसको कहा जाता है डाउन सिंड्रोम एंड इट इज 21st ट्राइसोमी। अब देखिए आपको ये जो महाशय दिख रहे हैं हमारे पिक्चर में, फोटो में, सो इनका नाम है जॉन लैंगडन डाउन, इनका सरनेम है जॉन लैंगडन डाउन, जो 1866 में इन्होंने इस डिसीज के बारे में कुछ कंसेप्ट रखी थी, या फिर इस डिसीज को वर्ड के सामने उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि क्या है ये ट्राइसोमी, 21st ट्राइसोमी, एंड दैट्स व्हाई इनका जो नाम है ना बच्चों ये डाउन। सो इसलिए इस डाउन को लेकर इस डिसीज का नाम ही रख दिया डाउन सिंड्रोम। ऐसा नहीं है कि ये जो महाशय थे इन्हें ये डिसीज था, नो, इन्हें था क्या डिसीज नहीं, बट फिर भी इस डिसीज को इन महाशय का नाम दे दिया गया और इस डिसीज का नाम हो गया डाउन सिंड्रोम। और ये डिसीज एक्सप्लेन हुआ इन 1866। कब एक्सप्लेन हुआ ये? इन 1866। अभी चलिए देखते हैं इस डिसीज के बारे में और डिटेल। देखिए क्या है, अभी देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्यूट पिक्चर्स नजर आ रहे हैं। सो ये सभी पेशेंट्स हैं जो जूझ रहे हैं इस डिसीज के साथ। अभी क्या है इस डिसीज में, ये देखिए आप पिक्चर देखने के बाद सोच सकते हैं कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके फिनोटाइप में यानी उनके अपीयरेंस में क्या डिफरेंस है, और ये जो पिक्चर में दिख रहे हैं इनके अपीयरेंस में क्या डिफरेंस है। अभी देखिए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फेशियल चेंजेस। फेशियल चेंजेस क्या है? सो यदि कोई इंसान है जिसे ये डिसीज है हमारा डाउन सिंड्रोम, देन उसके फेशियल में द फर्स्ट चेंज, उनका जो फेस का शेप होता है ना, शेप ऑफ द फेस, ये नॉर्मल या फिर जिसे हम साइज कह सकते हैं, सॉरी साइज, सो साइज जो है वो नॉर्मल फेस से कम होता है। ओके, इसका मतलब क्या है कि फेशियल फीचर में आता है कि उनका जो हेड है वो स्मॉल होता है, जो हेड का पोर्शन है वो स्मॉल है। देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, ये जो इनका हेड का पोर्शन है ना ये स्मॉल होता है।
जितना हमारे नॉर्मल एज के साथ हेड का शेप बढ़ना चाहिए उतना ये नहीं बढ़ पाता। सो जो उनकी एज है, एज के अकॉर्डिंग जो हेड का शेप है, साइज है, ये नॉर्मल से कम रहता है, छोटा होता है। ठीक है, एक और उसी के साथ साथ फेशियल चेंज ये है कि इनके ईयर्स, देखिए ये जो इनके कान है ये भी स्मॉल होते हैं। जितने हमारे कान होते हैं उसके कंपैरिजन में इनका जो ईयर, इनके जो कान का साइज है ये भी स्मॉल होता है, दैट इज ईयर्स। अभी देखिए नेक्स्ट है माउथ। ठीक है, माउथ भी, माउथ यानी जो ये लिप्स वाला पार्ट है ना हमारा माउथ, ओके, सो ये वाला जो पार्ट है इसका भी ग्रोथ नहीं हो पाता उतना। अभी देखिए जहां पे पूरा फेस ही नहीं ग्रो हो रहा वहां पे उसी के साथ साथ ईयर एंड माउथ पर भी इफेक्ट होता है, और इसलिए इस पेशेंट के कान और जो उनका मुंह होता है ना वो भी साइज में स्मॉल ही रहते हैं। देन अभी देखिए जो फेशियल है उनका, फेशियल एक जो स्ट्रक्चर होता है ना फेस का, अभी जैसे देखिए अगर हम यहाँ से ऐसे साइड में देख रहे हैं टर्न करके, देन हमारा जो फेस होता है सो इसका जो शेप होता है ये काफी प्रॉपर होता है। जैसे मैं मेरे सुंदर ड्राइंग में आपको रिप्रेजेंट करके बताऊंगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान इस तरह से टर्न है सो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि पहले उसकी ऐसी नोज होती है, देन थोड़ा नीचे जाने के बाद फिर उसके ऐसे लिप्स आते हैं, देन आफ्टर दैट चीन वाला पार्ट एंड देन इट फिनिश। कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है हमें साइड से शेप। यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ नोज, मतलब वो नकटा है या उसकी नाक अच्छी है, सो उस प्रकार। बट ये वाले जो पेशेंट होते हैं इनका जो फेस है ये एक फ्लैट, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि टिपिकली तो ये फ्लैट ही होता है, या फिर इनमें इतना एलिवेशंस नहीं होता। इनका ये जो स्ट्रक्चर होता है ना फेस का, जैसे नाक हो गया, ये होठ वाले हो गए, सो ये जो पार्ट हमारा एक प्रोमिनेंट फीचर है ये, ठीक है, हमारे फेस पे जो नॉर्मल है। इनका नाक बराबर से शेप में है एकदम इस तरह से, उनका जो लिप्स है वो लिप्स बराबर से शेप में है, ठीक है। बट ये वाले जो पेशेंट होते हैं ना इनका जो फेशियल एक्सप्रेशन या फिर जो फेशियल रिप्रेजेंटेशन होता है ये फ्लैट होता है, मतलब इतना ऐसा उठाव नहीं होता इनके फेस में, ठीक है। इनकी नाक ऐसी, देखिए आप ये फोटोज में देख पा रहे होगे कि नाक भी ऐसी नकटी जैसी ही है, मतलब फ्लैट है नोज, और जो आईब्राउज वगैरह है, जो आईज है, ये भी ऐसे इतने ऐसे उठाव नहीं दे रहे इनके चेहरे को, ये सब फ्लैट है, ठीक है। सो ये एक मेन फीचर होता है इन पेशेंट्स में। देन एक और है कि इनका जो माउथ होता है, उनके माउथ में से मतलब उनका माउथ कंप्लीटली ऐसे बंद नहीं हो पाता, जैसे ओके, मतलब इनका जो मुंह होता है ये प्रॉपरली बंद नहीं हो पाता। सो मैक्सिमम टाइम इनका जो मुंह होता है वो खुला ही होता है, एंड द टंग इज प्रोट्रूडेड, ठीक है, टंग प्रोट्रूडिंग, यानी जैसे इनकी जो जबान होती है वो मुंह के बाहर रहती है, ठीक है, वो एक फीचर होता है इनमें। एंड जो आईज वगैरह है ये सब स्लैंट होती है, मतलब जो नॉर्मल जैसा फेशियल होता है ना वैसा नहीं होता। अभी देखिए यहाँ पे देख पा रहे होगे हम कि जो इनका आईज है, आईज वाला पार्ट ये स्लैंट है, यानी आईज इनकी जैसे हमारी होती है आईज थोड़ी इनसाइड, देन फिर आई बैग नीचे से होते हैं, फिर ऊपर से हमारे लैशेस एंड आईलिड्स प्रॉपर होते हैं। यहाँ पे वैसे नहीं है, आई स्लैंट है, स्लैंट यानी उतना उसको शेप अप नहीं मिला है, ठीक है, ये एक फीचर है। देन उनका जो हाथ भी होता है ना, वो हाथ भी जैसे हमारा एलिवेशंस वगैरह होते हैं ना पाम पे, हमारे हाथ पे, सो ये हाथ वगैरह भी उनके फ्लैट ही रहते हैं। सो ये सब जो सिम्टम्स है ये पाए जाते हैं इस प्रकार के पेशेंट में, ओके, जो सफर कर रहे हैं फ्रॉम टीडी, दैट इज ट्राइसोमी और डाउन सिंड्रोम। सो देखिए और क्या क्या है इस डिसीज के बारे में। अभी देखिए ये डिसीज क्यों हो रहा है। अभी हमने क्या देखा था कि अगर कोई डिसीज क्रोमोसोमल डिसीज है, सो क्रोमोसोमल डिसीज है यानी क्या हो सकता है, वहां पे दो चांसेस है कि क्रोमोसोम ऐड हो रहे हैं या वो माइनस हो रहे हैं। सो इस डिसीज में क्या है, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी इसका मतलब क्या है, 3, और हमने जहां तक पढ़ा था सो क्रोमोसोम में सिर्फ 2 होते हैं, उसे कहते हैं पेयर्स, बट यहाँ 3 है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ कहीं तो भी एक ऐड हो रहा है। सो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है एक क्रोमोसोम की, एंड दैट्स व्हाई इसे ट्राइसोमी कहा गया। अब देखिए ट्राइसोमी कहाँ है, क्यों है, कैसे, आइए जानते हैं।
एक्स्ट्रा कॉपी आ रही है यहाँ एक क्रोमोसोम की एट द पोजीशन 21st ट्राइसोमी, दैट्स वाई क्रोमोसोम नंबर 21 जो है वहां पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। और अभी देखिए नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास कितने क्रोमोसोम है, हमारे पास 44 क्रोमोसोम जो है ऑटोसोम्स, ठीक है, ऑटोसोम्स यानी जो अदर देन होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एंड प्लस 2 क्रोमोसोम होते हैं हमारे जो होते हैं हमारे सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। सो ये वाला हो गया नॉर्मल केस। बट अब यहाँ पे ट्राइसोमी हो रही है, सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है 44 क्रोमोसोम सेम रहने वाले हैं ऑटोसोम्स। बट सॉरी अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो नॉर्मल है हमारा, सो नॉर्मली 44 एंड 2 क्या होता है 44, 45 एंड 46, सो टोटल हमारे पास कितने हो गए 46 क्रोमोसोम हो गए नॉर्मली। बट यहाँ पे जहां 21st नंबर के क्रोमोसोम में एक और एडिशन हो रहा है, सो दैट्स वाई 46 + 1 कितना हो जाएगा 47। सो 47 क्रोमोसोम इस डिसीज में होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ट्राइसोमी यानी यहाँ पे एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, एंड दैट्स वाई इस एडिशन के कारण एक जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम को ऐड करके 46 क्रोमोसोम के हो जाते हैं 47 क्रोमोसोम। सो अभी देखिए, और देखिए जो 21st ट्राइसोमी है इसमें क्या होने वाला है, हमारे जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम में एक एडिशन हो रहा है। अब की होता है, अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में मियोसिस और माइटोसिस जो सेल डिवीजन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो यहाँ पे रीजन क्या है इस डिसीज का, रीजन है नॉन डिसजंक्शन या फिर फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। अभी देखिए इस डायग्राम में ये ऊपर वाला जो केस है ये हमारे प्रॉपर डिसजंक्शन का, प्रॉपर डिसजंक्शन एनाफेज जो होता है मियोसिस में, वहां पे क्या हो रहा है, देखिए ये जो क्रोमोसोम है यहाँ पे प्रॉपर डिसजंक्शन हो रहा है, ठीक है। प्रॉपर डिसजंक्शन में क्या है, देखिए यहाँ पे भी 2 क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी 2 क्रोमोसोम है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे कहीं मिक्सिंग नहीं हो रहा, कहीं 3 कहीं 4, ऐसा है क्या, नहीं है, इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। ये है हमारा एक प्रॉपर डिसजंक्शन, सॉरी ये है हाँ प्रॉपर डिसजंक्शन। इसे क्या कहते हैं, जंक्शन यानी आ गए भाई साथ, डिसजंक्शन यानी बिछड़ गए, ठीक है। सो डिसजंक्शन अगर प्रॉपर है, सो यहाँ पे प्रॉपर डिसजंक्शन में क्या होता है, जो भी सेपरेशन हो रहा है वो इक्वली हो रहा है, इक्वली हो रहा है, एक साथ समान मात्रा में। बट अभी क्या हो रहा है, हमारे पास हो रहा है नॉन डिसजंक्शन। सो नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है, देखिए अब ये जो सेकेंड वाला पार्ट है यहाँ पे क्या है, दोनों इधर इधर रह गए भाई 4, और इधर कुछ भी नहीं बचा, कुछ बचा ही नहीं। सो ये वाला जो केस होता है इसे कहा जाता है नॉन डिसजंक्शन, जो होता है मियोसिस में। मियोसिस क्या है, एक सेल डिवीजन में का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो मियोसिस में अगर नॉन प्रॉपर गैमेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग मियोसिस अगर गैमेट फॉर्मेशन होते टाइम वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई, नॉन डिसजंक्शन हो गया या फिर गैमेट फॉर्मेशन में कोई मिस्टेक हो गई, सो उस टाइम पे ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है। ट्राइसोमी में क्या हो रहा है, फिर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज ट्राइसोमी। और ट्राइसोमी 21st क्यों वहां पे, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 21 जो है वहां पे ये सारी गड़बड़ी दिखाई देगी आपको, ठीक है। एंड अभी देखिए ये जो इंसिडेंस है ये कहाँ पे हो सकता है या फिर कौन से चांसेस है इस इंसिडेंस को मैक्सिमम के। सो अगर कोई मदर है ओवर द एज ऑफ 45, ठीक है, अगर कोई 45 के एज के अबोव मदर है या फिर वो उम्र के 45 साल के बाद अगर वो मदर बन रही है कोई लेडी, सो उस केस में ये पॉसिबल है कि वहाँ ट्राइसोमी जैसे कुछ क्रोमोसोमल डिसीज हो सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट ये है कुछ हमारे पास ट्राइसोमी वाले पेशेंट्स के पिक्चर्स। सो देखिए ये भी जो है हमने जैसे देखा था लास्ट वाले डिसीज में, उसी प्रकार का इनका थोड़ा बहुत एक फेशियल जो एक्सप्रेशन है कुछ उसी तरह का है, या फिर जो फेशियल स्ट्रक्चर है कुछ उसी प्रकार का है। सो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो भी पेशेंट होते हैं
सो ये दोनों भी देखिए पेशेंट है, ये वाले भी जो है ये पेशेंट है, और इनका जो स्केलेटल डेवलपमेंट है, स्केलेटल डेवलपमेंट यानी वही आकर उनकी हाइट, उनका वेट वगैरह ये सब जो चीज़ें होती हैं, सो ये पुअर होता है। एंड प्लस जो इनका मेंटल इंटेलिजेंस है या फिर जो इनकी मेंटली जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो इनके एज के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती। सो दैट्स वाई इनका जो इंटेलिजेंस होता है वो इंटेलिजेंस भी कम ही होता है। सो देखिए इनके भी कुछ वैसे ही प्रोमिनेंट फीचर्स है जैसे हमने लास्ट डिसीज में देखे थे। अभी देखिए डाउन सिंड्रोम को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इन अ कैरियोटाइप। अभी देखिए कैरियोटाइप जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग होता है? सो कैरियोटाइप का मीनिंग होता है द सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल। किसी एक व्यक्ति में उसका सेट ऑफ क्रोमोसोम कैसा है, क्या है, इसके बारे में जो ये सा रिप्रेजेंटेशन होता है इसे कहा जाता है कैरियोटाइप। ठीक है, सो कैरियोटाइप का मीनिंग क्या होता है? जो कंप्लीट सेट होता है किसी एक इंडिविजुअल में क्रोमोसोम्स का, उसे कहा जाता है कैरियोटाइप। सो देखिए ये कैरियोटाइप रिप्रेजेंट किया गया है डाउन सिंड्रोम का। ठीक है, डाउन सिंड्रोम का। अभी देखिए क्या है, सो हमारे पास यहां तक आगे देखिए पूरे 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं ऑटोसोम्स, एंड ये लास्ट वाला क्या होता है हमारा एलोसोम, या फिर इसी को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ये आइदर XX होगा या फिर XY होगा, यानी सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक पेयर में ही प्रेजेंट होगा, और ये जो बचे हुए हैं ये है पूरे 22 पेयर्स। नाउ अभी देखिए 21st, ये है हमारा वो 21st नंबर का क्रोमोसोम, और यहाँ पे देखिए हर तरफ आपको पेयर है यानी डबल डबल है बस। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 21st नंबर का जो क्रोमोसोम है वो ट्रिपलेट में प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे 3 लोग प्रेजेंट है। एंड दिस इज द कैरियोटाइप ऑफ विच डिसीज? KD, DT। yes, DT is for Down syndrome, that is also called as 21st trisomy। सो ये था हमारा डाउन सिंड्रोम का डिस्क्रिप्शन। अभी और क्या है,